सफलता एक बहुत खूबसूरत चीज़ है ना? जीत उससे भी खूबसूरत है। और मेरे ख्याल से ये आप महसूस कर रहे हैं 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद पिछले महीने, क्या इसके बाद भी आप कहेंगे कि राजनीति में आना आपके लिए महज एक इत्तेफाक था? देखिए, राजनीति में आना तो इत्तेफाक था। आज आप कह सकते हैं मैं सफल हूँ, मैं कहूँगी हाँ मैं हूँ, लेकिन आना तो जो मैं कहती आई हूँ वही है। आने पे तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आना इत्तेफाक ही था, लेकिन कई बार इत्तेफाक दुर्घटना होते हैं और कई बार खूबसूरत होते हैं। तो ये इत्तेफाक बहुत खूबसूरत है। अगर ये इलेक्शन आप नहीं जीतते थे, क्या आप फिर भी खुद को सफल कहते थे पॉलिटिक्स में? देखिए, इलेक्शन एक बेंचमार्क है। जीतने से मैं सफल हूँ, नहीं जीता तो मुकाम पे नहीं पहुंचा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस बात के भी दो पहलू हैं। आप चुनाव ना जीतें लेकिन जनता आपको नेता मान ले, जरूरी नहीं है कि जीता हुआ व्यक्ति नेता होता हो। नेता अलग होता हुआ है और चुनाव जीता हुआ व्यक्ति अलग होता है। आपकी बात को मैं उदाहरण से बताऊंगी। 2008 में मैंने विधानसभा लड़ा, मैं हार गई चुनाव, लेकिन मैं नेता बनी क्योंकि लोगों ने मुझे मन से स्वीकार किया, मुझे हिम्मत दी, हौसला दिया। और 5 साल जहां जीता हुआ उम्मीदवार जो कि उस समय विधायक बन गया था, उसको जितना सम्मान मिलता था मुझे भी उतना ही मिला। तो वो हार तो थी, लेकिन वो मुझे नेता बना गई। आज की जो जीत है, ये तो देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में इतना काम हुआ था कि दिल्ली की 7 सीटों पर कोई सवाल था ही नहीं। लोगों के मन में होगा, मेरे में नहीं था। तो ये जीत तो काफ़ी हद तक पार्टी के 10 सालों के विकास के नाम पर वोट मिली हैं, बहुत चीज़ों पर मिली हैं। पर मैं नेता पहले बन गई थी, हार कर भी। एक बहुत खूबसूरत पैराडॉक्स जिसे कहते हैं, वो इस बार इलेक्शन में देखने मिला। आप जीते, स्मृति ईरानी हारे। उनका हार से क्या सीख राजनेता होने के नाते आपने ली? देखिए, हार में 2 चीज़ें होती हैं, उस व्यक्ति की पर्सनल असेसमेंट और इक्वेशंस के असेसमेंट। एज अ पर्सनल असेसमेंट स्मृति जी ने जो किया, या वो जितनी बढ़िया नेता हैं, हो नहीं सकता। लगातार पहले जब वो चुनाव हारी थी तब, फिर जब वो चुनाव जीती तब, वो लगातार क्षेत्र में एक्टिव रही। उन्होंने क्षेत्र के लिए रात दिन काम किया। वो चुनाव जीती और हारी। इन दोनों में एज ए इंडिविजुअल अगर आप कहें, स्मृति ईरानी जी का हारने में कोई कारण नहीं रहा। क्या सीखा मैंने? ये सीखा कि जब विपरीत हवा चलती है तो अच्छी अच्छी चीज़ें बह जाती हैं। विपरीत हवा दिल्ली में नहीं चला और यूपी में चल गए, ये कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो सीख मिला अपना खुद का जिंदगी के लिए, ताकि आपके साथ वो हादसा ना हो जो स्मृति ईरानी के साथ हुआ। क्या स्मृति ईरानी जी या कोई भी जो हारते हैं, वो समझ लेते हैं अपना जीत को, पिछला जीत को, कि मैं ही सब कुछ हूँ, प्राइड आ जाता है, संगठन का सपोर्ट नहीं मिलता है, लोग दूर हो जाते हैं? कुछ तो सीख आपने लिया ताकि वो आपके साथ ना हो। देखिए, मेरा मानना है कि राजनीति में आज थोड़ा सा सोशल मीडिया की वजह से जो भ्रम वाली चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखें, मैं एक आपसे इंडिविजुअल व्यक्ति पूछती हूँ, आज आपको रात को 12 बजे जाते वक्त डर नहीं लगता? आज आपको ट्रांसपेरेंसी पे पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मुद्दे रहे जो हम सीट जितनी चाह रहे थे उससे आधी आई। तो अगर मैं कहूँ कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ, कोई ये नहीं, बहुत काम हुआ है। बट आप उनका हार से निजी तौर पे क्या सीखा ताकि वो आपका जिंदगी में ना हो? देखिए, मैंने स्मृति जी को बहुत क्लोज से देखा है। वो मेरी सीनियर भी है, मेरी और आप अच्छे दोस्त भी हैं। जी बिल्कुल, मेरी अच्छी दोस्त भी हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप खुल के बताएं कि ये चीज़ मैंने सीखा, ये गलती हुई, अगले इलेक्शन में मेरा साथ, मेरा कंस्टिट्यूंसी में ये नहीं होने दूंगा। देखिए, होता क्या है कि हम कई बार चीज़ों को अपने एंगल से असेस करते हैं, जैसे कि यूपी में हमारे साथ हुआ है। और ये बात भी सच है कि झूठ जब फैली तो वो इतनी फैली,
कुछ भी था उसमें, मुझे झूठ लगेगा, लोगों को भ्रम लगेगा, उनको सच्चाई लगेगी, लेकिन मेरी पार्टी ने जितना काम किया है तो मैं उसे झूठ कहूँगी कि एक ऐसा संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कुछ चीज़ें इस लेवल पे वहाँ पे फैला दी गई जो दिल्ली में नहीं फैल पाई। कोशिश तो दिल्ली के लिए भी हो रही थी, लेकिन दिल्ली राजधानी है, लोग जल्दी एसेस कर लेते हैं, नेता की रीच उसके पास नज़दीक होती है, एरिया का एक फ़र्क रहता है दिल्ली में रहते हुए। तो मैं ये कहूँ कि यूपी में काम नहीं हुआ, नहीं, बहुत काम हुआ। स्मृति जी बहुत अच्छी नेता है, स्मृति जी लोगों से जुड़ाव रखती हैं। अब आप कहेंगे कि फिर इस हार से क्या सीखा? इस हार से ये सीखा कि जब वो चीज़ें शुरू में पनपने लगती हैं तो उनको वहीं पे सीरियसली ले लेना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि हम ठीक हैं और वो गलत हैं। लोग इस बात को अपने आप समझ लेंगे। नहीं, लोग, जनता जनार्दन भगवान का रूप है, लेकिन भगवान को भी हमें अपनी प्रार्थना करनी पड़ती है। तो वो जिस हिसाब से बोल रहे थे हमारी बातों को, संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, उन्होंने जितने प्रोपेगेंडा करे, शायद उस प्रोपेगेंडा को हमें उन्हीं के लेवल पे आके देखना चाहिए था। लेकिन हम इस बात के भरोसे में रह गए कि हमने तो काम किया है, हम इनके बीच में रहे हैं, तो ये गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे। लेकिन इतना ज़्यादा विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर माहौल बना दिया और हम तब तक शायद लेट हो गए थे उस चीज़ को समझने में। लेकिन चुनाव का दौर, एक महीना ऐसा होता है, एक अलग ही हवा बहती है। उस हवा में कब क्या हो जाए, बस उस हवा पे और पैनी नज़र रखने की आवश्यकता है। For those who are from Delhi or perhaps UP or this part of the country, North India, Kamaljeet Sherawat is a familiar face. But for the audiences from rest of the country, Kamaljeet Sherawat is one of the most promising youth brigade faces of BJP. BJP is trying to build a cadre of new generation leaders, which is going to take over the mantle from the previous generation in the years to come. And by the way, she has won the election with a whopping 2 lakh margin from Delhi's West Delhi seat. कमलजीत जी, ये लड़ाई इस बार का बहुत खास था क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थे प्रवेश वर्मा जी का खिलाफ, और साथ में आप और कांग्रेस दोनों एकजुट थे। तो आपको बीजेपी का कोर वोटर को भी समझाना पड़ा कुछ खास कि मैं पहले जैसे नहीं हूँ, मेरा जनरेशन अलग है, मैं ये चीज़ें सारे अलग करूँगा जो पहले नहीं हुई। आपको भी फाइट करना पड़ा आम आदमी पार्टी को। तो क्या मैसेज लेके आप वोटर्स के पास गए थे? क्या अलग करेंगे आप जो पहले नहीं हो रहा था, आपका पहले जो एमपी थे? कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पहले जीत चुकी थी, मैं तीसरी बार जीती हूँ। और जो आपने कही एंटी कन्विंसिंग, मुझे ऐसी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई। 10 साल में लोगों की उम्मीद बढ़ी है हमसे। तो चुनाव में हर आदमी का अपना व्यक्तित्व होता है, ये बिल्कुल सत्य है। हर आदमी का काम करने का तरीका है, उसकी बैकग्राउंड है, वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन पिछले जो हमारे प्रत्याशी रहे उनका भी एरिया में काफ़ी
काम करने का तरीका रहा। लेकिन नारी शक्ति वंदन है, पार्टी चेंज करती है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चीज़ों के लिए जानी जाती है कि यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी मौका दिया जाता है। एक समुंदर है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल सही बात है, और संगठन साथ साथ चलते हैं। बट बहुत रिसर्च हुई थी, जिन जिन लोगों को बदला गया उनका पीछे खास रीजंस थे। वो सारे सीट्स आइडेंटिफाई किया गया जहां भारतीय जनता पार्टी वीक है, क्योंकि वो सब हम जानते हैं। मुद्दा ये है कि क्या वोटर को आपने क्या 4 चीज़ आपने समझाया क्यों आपको वोट देना चाहिए? देखिए, आपने कहा कि वोटर को मैंने क्या समझाया 4 बात कि मुझे वोट दें। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए किया, जो दिल्ली के लिए किया और जो पश्चिमी दिल्ली के लिए किया, मैंने लोगों को ये बात समझाई। अर्बन एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे इतना बड़ा उदाहरण है पश्चिमी दिल्ली के लिए। मेट्रो की कनेक्टिविटी इतना बड़ा उदाहरण है। तो सबसे पहले मैंने लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को, जो उन्होंने पश्चिमी दिल्ली में किया है, उसको लोगों को बताया। दूसरी बात, मैं मेयर रही हूँ, मैं लीडर ऑफ हाउस रही हूँ, मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रही हूँ। उस नाते लोगों का मुझसे परिचय था। उस परिचय के नाते लोगों का मुझसे कभी ना कभी कोई ना कोई काम पड़ा था, तो वो मेरे काम आया। तीसरी बात, मैं इस क्षेत्र में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हुई हूँ। मेरा स्कूल है, मेरे नानके हैं, मेरे मामे हैं, सब कुछ मेरा इसी लोकसभा में है। तो वो मेरी एक कनेक्टिविटी, मेरी पैदा होने से आज तक की, ये मैंने लोगों को बताई। चौथा, मेरा विज़न क्या है, मैं अपना काम किस तरह करूँगी, मेरी अवेलेबिलिटी क्या होगी, मेरा काम करने का स्टाइल क्या होगा, वो लोगों ने पहले भी देखा हुआ था, इससे लोगों ने उसको उसी टाइम रिलेट किया। तो ये 4 बातें मैंने जनता को बताई और जनता ने मुझ पर विश्वास। एक बड़ा कारण ये था, बीजेपी एज अ पार्टी वो तमाम लोगों को बदले अक्रॉस द कंट्री, जहां लोगों का शिकायत थे कि एमपी या एमएलए होने के बाद वापस 5 साल के लिए वो दिखते नहीं थे। लोग आपके ऊपर भरोसा किया कि आप दिखेंगे। वो कैसे दिखेंगे आप? आजकल दिखने के लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। दिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रोज़ाना ज़िंदगी का जो शिकायतें हैं उसको दिखना कहता है, सोशल मीडिया नहीं। देखिए, मैंने कहा कि 2 तरह से महत्वपूर्ण है। आप काम करें, काम करने में क्या काम है, किसी भी जनप्रतिनिधि के, वो जनता से मिले, जनता के मुद्दों को समझे, उनको जहाँ रिजॉल्व करना है वहाँ पर जाए और एरिया में काम करते हुए दिखे। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, वो सोशल मीडिया पर ये बताए भी कि क्योंकि इतनी बड़ी लोकसभा है, 10 विधानसभा है, आप नजफगढ़ के किसी क्षेत्र में आप कोई दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो हरिनगर के लोगों को कैसे पता चलेगा? अगर आप तिलक नगर में, उत्तम नगर की किसी समस्या पर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, क्षेत्र में राउंड पर जा रहे हैं, तो वो ढांसा बॉर्डर को कैसे पता चलेगा? मैं ये समझना चाह रहा था कि जो नया जनरेशन, जैसे मैं आप लोगों को बताया अभी, नेक्स्ट जेन जिसमें आप शामिल हैं, जो बीजेपी ने आइडेंटिफाई किया, जिसके अंदर ऊर्जा है, जो मेहनती है, पहले जैसे नहीं है, पहले जनरेशन जैसे कि जीत गया, बैठ गए घर पे, अपने बिजनेस में लग गए, तो आप कैसे हर दिन लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? उसका प्रक्रिया क्या होगा? क्या आप चौपाल बिठाएंगे? क्या आप ग्रीवांस सेल क्रिएट करेंगे? क्या वो नया तरीका है नेक्स्ट जेन का? अगर हम आज की डेट में देखें तो हमें काम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। आपको लोगों से मिलकर जन सुनवाई आवश्यक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो वहीं से आएंगी। प्रॉब्लम के बाद दूसरा फेज़ है उनको सॉल्व करना। इसमें भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? हमारे पास 38 वार्ड्स हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊं, 38 वार्ड्स का मैंने मीटिंग्स ली। जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैंने उन सबको आरडब्ल्यू के साथ बुलाया, उनसे साथ मिले और आरडब्ल्यू को कहा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स इनको लिख कर दीजिए। और वो मेरे 38 जो हमारे वार्ड्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हमारे पास लिख कर आ गई। अब उन प्रॉब्लम्स को हमने जो डिपार्टमेंट वाइज डिवीज़न किया और फिर अब मेरी मीटिंग शुरू हो रही है। तो अब जन सुनवाई में लोगों से मिलते हैं। बहुत से काम तो उनके फ़ोन करने के, लेटर लिखने के, एम्स में लेटर लिखना है, आपको कोई टिकट बुकिंग करानी है, कोई स्कूल का एडमिशन है, वो तो वहीं पे रिजॉल्व हो जाते हैं। जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं वो आपको राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है। कमलजीत जी, आप क्या अपने को खुश नसीब समझेंगे
कि सेंटर में आपका सरकार है और दिल्ली से आप एमपी है, कोई मुद्दा हो तो आप उसको सॉल्व करा पा रहे? आपने कहा कि मैं खुशकिस्मत, बिल्कुल बहुत खुशकिस्मत मानूंगी। ये तीसरी टर्म है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी। बहुत काम होने वाले हैं। दिल्ली को लेके बहुत बड़ा एक रोड मैप है जिसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे कि अर्बन एक्सटेंशन रोड जब बना है तो 50,000 व्हीकल्स दिल्ली में आने रुक गए हैं और वो रिंग रोड से होकर जा रहे हैं। तो मैं उस एक्सटेंशन का एक गवाह बनने वाली हूँ। मैं समझ रहा हूँ, बट सरकार दोनों जगह पे है बोल के आप ये कर पा रहे? कल के दिन अगर मोदी सरकार ना रहे, आप तभी भी एमपी है, आप क्या इंडिया गठबंधन के पास जाके अपना काम करा पाएंगे जो सेंटर में है? मान लीजिए किसी कारण से सरकार गिर जाए, आप तो एमपी रहेंगे। देखिए, मैं आप इस बात पे उदाहरण पे मत जाइए, मैं तो पिछले पास्ट पे आती हूँ। अब यही बात आप बार बार कह रहे हैं कि हम करना चाह रहे, बट क्योंकि हमारा सरकार सेंटर में नहीं है, हम एज आपका एमएलए वो कर नहीं पा रहे। दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में नहीं। सो ये आपको लगता नहीं है डेमोक्रेसी में ये कहीं ना कहीं दुख का बात है कि फेडरल पार्टिसिपेशन है नहीं? कल ये आपके साथ भी हो सकता है। देखिए, ऐसा होता है कि सरकार किसी भी 3 तरह के हमारे सिस्टम होते हैं। कहीं पर भी या तो निगम होगा या पंचायत होगा, फिर स्टेट होगा और सेंटर अपनी जगह है। तो 3 तरह के जो हमारा एक कही कि हमारा सिस्टम चलता ही है, और तीनों के अंदर मिनिमम कॉमन एजेंडा होना ही चाहिए। ये ज़रूरी होता है, तभी वो कंट्री के लिए, स्टेट के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए वो हेल्दी सिस्टम होता है। ऐसा कभी होता भी नहीं था। ये तो अभी दिल्ली में अगर आप देखिए, ऐसा हमेशा तो ही ना हुआ है। अनेक बार ऐसा सिस्टम रहा है दिल्ली में कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन शीला दीक्षित जी, जब हम भाजपा दिल्ली में थी 93 to 98, उस समय सेंटर में कौन थे? कांग्रेस थी। फिर रिवर्स हुआ, यहाँ पर शीला दीक्षित जी आ गई। आप इतना करवाहट अभी क्यों है? इतना बिटरनेस, नॉन कोऑपरेशन, और वो सिर्फ दिल्ली में नहीं, आमतौर पे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि ये पल्ला कल बदल सकता है। कल कोई और सरकार सेंटर में हो और आप एमपी रहेंगे, हो सकता है दोबारा चुना जाएंगे। अभी हम दिल्ली के लोग हैं तो दिल्ली की ही बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली के उदाहरण को जो हमारी ऑडियंस है वो कोरिलेट भी कर पाएगी। आयुष्मान भारत अगर दिल्ली में लागू हो जाता, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ का एक एश्योरेंस किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप करा लो, दिल्ली वालों को मिल जाता, तो दिल्ली सरकार का क्या नुकसान हो रहा था? लेकिन किसने एक्सेप्ट नहीं किया? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफर किया, सारी गवर्नमेंट्स को किया, और आपको हैरानी होनी चाहिए इस बात पे कि 2 गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एक दिल्ली ने और एक बंगाल ने। सेंटर एक स्कीम लेकर आई कि जो भी बीमार होंगे 5 लाख किसी भी हॉस्पिटल में जाकर कैशलेस वो अपना इलाज किसी भी समय पे, क्या आप निजी तौर पे पार्टी के हैसियत से नहीं, क्या आप किसी भी आम आदमी पार्टी के एमएलए से या मुख्यमंत्री से आपने कभी भी ये चीज़, बेसिक चीज़ समझाने का कोशिश की कि फेडरल कोऑपरेशन रहे, या वो कोशिश किया आप लोगों के साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली जितना आपका है उतना उनका है। देखिए, जब दिल्ली हमारा और उनका आता है ना, तो दिल्ली को सोचकर दर्द होता है। आपने कहा कोशिश एक बार की, मैंने पर्सनल लेवल पे कभी बात की? मैंने अनेक बार। पर्सनल लेवल पे? पर्सनल लेवल पे। क्या कहते हो तब? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मिली, मैं मेयर थी। और कितना साल पहले? जब मैं मेयर थी, ओके, मैंने उनसे पर्सनल मीटिंग करी 2017 से 18। मैंने उन्हें पहली मीटिंग में कहा, सर आप सीएम हैं, मैं मेयर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो काम बताएंगे हम वही काम करेंगे, लेकिन क्योंकि पीटीए फंड, क्योंकि हमारा जो फंड आना है वो आपके थ्रू आना है, आप हमें फंड दे दीजिए, आप जो काम लिख कर देंगे कि ये काम होने चाहिए इस फंड में, हम वही काम करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मान लो मैं करूँगा, दे दूँगा, लेकिन आप फिर जब इनॉग्रेशन होगा, मैं कहा सर आप इनॉग्रेट करेंगे क्योंकि पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन आप दे दीजिए क्योंकि सफ़र दिल्ली के लोग। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा आप कह रहे हो लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैंने उन्हें कहा, आज भी केजरीवाल जी दिल्ली में ही, आप कभी भी ज़िंदगी में मुलाकात हो पूछ लीजिएगा मेरी बात उनसे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा होगा नहीं।
मैं कहा सर एक मौका मुझे दीजिए ना, अगर ना हो तो आप दोबारा मत दीजिएगा। लेकिन क्योंकि कॉरपोरेशन को रन करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने कहा आप डायरेक्ट जाके सेंटर से फंड ले लो। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जो कॉरपोरेशन ऑटोनमस बॉडी है, उसका एक प्रावधान बना हुआ है फंड्स कैसे आएंगे, तो उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। सेंटर में बीजेपी है, निगम में बीजेपी थी, तो डायरेक्ट दे सकते थे? नहीं, वो तो जब देंगे तो दिल्ली सरकार के थ्रू देंगे। तो दिल्ली सरकार के थ्रू वो पैसा जब मुझे नहीं मिला, एक बार नहीं अनेक बार, फिर मैं अपने लोकल लेवल पे बात करती हूँ। मैंने अपने लोकल लेवल पे अपने विधायक को कहा कि देखिए, जहाँ पैसा मेरा लग सकता है, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में निगम पार्षद का पैसा नहीं लग सकता, सिर्फ दिल्ली सरकार का पैसा लग सकता है। तो मैंने अपने जो लोकल जो मेरा एमएलए है, मैंने उन्हें कहा कि जहाँ मेरा पैसा लग सकता है आप मुझे बता देना, और जहाँ आपका लग सकता है आप काम कर देना। नहीं हुआ। अगर मैं दिल्ली जल बोर्ड में एक टैंकर के लिए फ़ोन कर देती, निगम पार्षद, आज एमपी हूँ, आज अलग बात है, निगम पार्षद की हैसियत से हो जाना चाहिए था, पर नहीं होगा, उनके टैंकर कट जाएंगे, जबकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए, और खासकर जनता जनार्दन के कामों में कभी ये नहीं होना चाहिए, अगर मेरा काम है तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता है। क्या इसका सलूशन है? एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। निगम का चुनाव हुआ 7 दिसंबर को, 6 जनवरी 2023 को मेयर का चुनाव तय हुआ। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, कहीं कोई सवाल ही नहीं था। अचानक हंगामा, मारपीट, समझ में ही नहीं आया। मेयर उनका बनना था। आज तक भी देख लीजिए ना, मैं निगम की बात इसलिए कर रही हूँ कि दिल्ली में 2 ही सरकार उनके पास है, तो मैं निगम से क्योंकि अभी आई हूँ तो मैं इसलिए आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ। आज 7 दिसंबर 2022 से लेकर आज हम बैठे हैं जुलाई 2024 में। दिल्ली में 12 जोन कमेटी हैं, नहीं बनी। 23 कमेटी हैं एडॉक और स्टैचुरी, नहीं बनी। मेयर का टर्म खत्म हो गया 31 मार्च को, आज तक मेयर नहीं बना। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स? ये कैसे बीजेपी जिम्मेवार हो जाएगी? But why did you lose? I think you've done a marvelous set of work, waste to garbage collection, parking, बहुत सारे फ्लाईओवर का नीचे ब्यूटिफिकेशन, बहुत सारे बेहतरीन चीज़ करने के बाद भी मेयर के इलेक्शन 2022 पे आपने क्यों हारे? 2022 में क्या हुई थी? लोगों का मन समझना इतना मुश्किल क्यों है डेमोक्रेसी में? देखिए, मैंने जो आपको शुरू में हमारी बात हुई कि एक हवा की बात होती है। 2022 का चुनाव था, प्रॉपर्टी टैक्स किसी भी कॉरपोरेशन का एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। एक स्टेटमेंट आई सर जी की तरफ से, सर जी ने कहा सारे टैक्स माफ़ हो जाएंगे दिल्ली में। मैं एज ए मेयर, मुझे पता था हम ये नहीं कह सकते, कैसे कर देंगे, क्योंकि कॉरपोरेशन अपने सोर्स को कैसे ख़त्म कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि सारे प्रॉपर्टी टैक्स माफ़, कोई लाइसेंस नहीं होगा। उन्होंने तो कह दिया, हम कैसे कह देते झूठ बात। उनकी बात पे जनता ने विश्वास कर लिया। लेकिन आज 16 महीने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स पे तो नोटिस जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे तो सीलिंग हो रही है, प्रॉपर्टी टैक्स पे तो मार्केट के अंदर आज त्राही त्राही बची हुई है। तो वो जो झूठ बोलते हैं ना, वो झूठ लोगों को लगा कि शायद ये कर देंगे, और हम झूठ नहीं बोल सकते थे क्योंकि हमें पता था हो ही नहीं सकता। तो वो हमने उतना ही बोला जो हम कर सकते थे। वो 10 कदम आगे चढ़ के झूठ बोलते हैं। आज सिचुएशन बदली है। आज इतने महीनों बाद जब दिल्ली में कुछ काम नहीं हुआ है, उन्होंने क्या कहा, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। आज 1 इंच भी कम हुआ क्या? उन्होंने क्या कहा, प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर देंगे, हुआ क्या? उन्होंने कहा लाइसेंस ख़त्म कर देंगे, हुआ क्या? नहीं हुआ ना। उन्होंने कहा अनऑथराइज कॉलोनी में हम नक्शेबाज हो ही नहीं सकते। एक पॉलिटिशियन का ज़िंदगी में, पर्टिकुलरली आपका नेक्स्ट जनरेशन जो बीजेपी कह रहे हैं, जेन एक्स पॉलिटिशियन जिसमें आप शामिल हैं, चुनौती कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आपने जीते, मगर एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जा रहा है। अब असेंबली इलेक्शन जो कि दिल्ली का 6 महीने के अंदर है, उसको पार्टी को जितवाने का, जो आसान नहीं है। चलो इस बार तो आप जीत गए मोदी जी का नाम पे, मगर जब स्टेट के इलेक्शन आते तब मोदी जी का सिक्का नहीं चलता। ये हमने पिछले 10 साल में कई दफ़ा देख लिया। और आप पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है दिल्ली यूनिट का, है ना? हाँ, क्या 4 चीज़ होंगे
मैं 4 बोलता हूँ, 5 नहीं। क्या वो 4 चीज़ होंगे जिसको लेके आप लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे कि नहीं आपको हटाओ? 2022 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप मुझे निगम दे दीजिए, मैं दिल्ली सरकार में भी हूँगा और निगम में भी हूँगा, आप देखिएगा हम दिल्ली को क्या बना देंगे। अब 4 चीज़ मैं बोलने वाली हूँ। आपने कहा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा, लाइसेंस ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं हुए। आपने कहा था कि पानी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिल्ली पानी के ऊपर त्राहिमाम कर रही है। आपने कहा था कि बिजली हम हाफ कर देंगे, पीपीएसी चार्जेस, पेंशन सेस, बिजली के बिल के अंदर आधा लग कर आ रहा है। किसी भी बिजली के बिल को उठाएंगे तो वो बिजली के बिल, मान लीजिए 14,000 का बिल है तो 7,000 रुपये बिजली कंपनियों की जेब में जाने वाले चार्जेस हैं और आधा उसका खपत है। तीसरी बात। चौथी बात, आपने कहा था, सर जी ने कहा था, मैं ना बंगला लूँगा, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा और ना मैं भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्तियों को सहन करूँगा। 42 करोड़ के रेनोवेशन वाले, ज़मीन शामिल नहीं है, सिर्फ रेनोवेशन के मकान में आप रहते हैं। आप दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी में चलते हैं। जिस घोटाले में आप बंद हैं वो बीजेपी ने पैदा नहीं किया, आपके साथियों ने प्रूव किया है। जिस कंप्यूटर से आपने डॉक्यूमेंट भेजे, फोरेंसिक रिपोर्ट है। आप जिन होटल्स में मिले हैं उनकी रिपोर्ट है। आपके ऊपर, आपके लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, वो सिद्ध हुए हैं। कमल जी तो ये सारी बातें मैं आने वाले महीना जब बहुत सारे ओपिनियन पोल्स आएंगे तो भ्रष्टाचार कितना उनको इफेक्ट किया वो समझ में आएगी। बट वो मुद्दा वो नहीं है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि ऑपोजिशन को, भाई तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, और वैसे ही आम आदमी पार्टी कहता है कि भैया चीफ मिनिस्टर कौन है बीजेपी का, है कोई चेहरा? इन दोनों सवालों में बेसिक डिफरेंस है। जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, एक भी दल 100 से ऊपर टप नहीं पाया, अनेक मिलकर एक बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दा वो नहीं, हमारे यहाँ नहीं। चीफ मिनिस्टर का फेस कौन है? चीफ मिनिस्टर का फेस, भाजपा जब जीत रही है इस बार, मान लीजिए, तो भाजपा को कोई व्यक्ति होगा, वहां पे तो दल ही निश्चित नहीं थे कि कौन सी दल से बनेगा। तो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है। वहां तो दल ही निश्चित नहीं थे कि कौन से दल का बनेगा, यहाँ तो निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी एक दल है, जिस कार्यकर्ता को पावर देती है वही पावर उस कार्यकर्ता के अंदर पार्टी की निहित हो जाती है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। राजन जी, एक अनडिप्लोमेटिक जवाब दीजिए, राइट, दिल से। चेहरा के रेस में आप भी है। मैं इसका जवाब देखिए, आप सोच में पड़ गए। नहीं, आपका सोच से मुझे समझ में आ रहा है कि आप जवाब अभी तो, या बाद में, मुझे लगा नहीं अभी दे। चेहरा का रेस में, मैंने पद का रेस में नहीं कहा। क्या चीफ मिनिस्टर का चेहरा का रेस में आप भी है? भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसद बनाए हैं और 7 सांसद अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। मेरे पास 10 विधानसभा है। मैं दूर तक भी ये नहीं सोचती कि मुझे कोई और जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। कमल जी, राजनीति में क्यों है? हम सब, चलिए मैं नहीं हूं, कोई भी, सेवा एक जरिया है, बट राजनीति में हम सब आते हैं एक पद के लिए, पावर के लिए, बिल्कुल है ना, और इसमें हमको डिफेंसिव नहीं होना है। नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हुई। अगर मैं पा चुकी, हाँ, मैं उसको पा चुकी, जो मेरा ड्रीम था मुझे मिल गया। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल मोदी जी खुद है, राइट। सो अगर पार्टी ये सोच रहे हैं कि आपको चेहरा बनाया जाए, आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हैं? मैं डिफेंसिव नहीं हो रही हूँ। मैंने आपको अपना बता दिया कि मेरी पार्टी ने मुझे जो मौका दिया है। मैं एक साधारण घर से आती हूँ, जिसके परिवार में राजनीति का पी भी नहीं पता किसी को, पॉलिटिक्स का, और मैं आज एक दिल्ली की सांसद। मुझे सुनना है वो समय का बातें जो आप कह रहे हैं, साधारण घर से आता हूँ, वो समय जब आप कॉलेज में पढ़ते थे। शादी कैसे हुई? लव मैरिज हुआ या अरेंज था?
मुझे सुनना है वो समय का बातें जो आप कह रहे हैं, साधारण घर से आता हूँ, वो समय जब आप कॉलेज में पढ़ते थे। शादी कैसे हुई? लव मैरिज हुआ या अरेंज था? नहीं, अरेंज था। अरेंज को लव में कन्वर्ट कर रखा है, क्योंकि जब घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया तो काफ़ी मिल लिए, एक दूसरे को समझ लिया। तो क्योंकि हमारी और आप बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी से। नहीं, देखिए मैं जिस कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ मुझे कंजर्वेटिव नहीं लगती है। पहले वो कम्युनिटी के पास पैसे बहुत है, जमीन बहुत है। पैसे तो नहीं है, जमीन तो भगवान ने दे रखी है, पैसे नहीं है। और वो अपने बहू को पॉलिटिक्स में आने देंगे, और वो भी अरेंज मैरिज। रेजिस्टेंस था, समझाने पड़ा? नहीं, उल्टा हुआ है। मैंने कहा कि फील्ड, लेकिन पता है क्या होता है, आपका जो भाग्य है ना, आप सोच नहीं सकते वो कैसे चलता है। तो ना मेरी फैमिली का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट था ना मेरा। फेट, भाग्य, इसमें कब से आप बिलीव करने लगे? इलेक्शन जीतने का पहले, 2008 में बिलीव करते थे जब आप हारे थे? मैं आज अगर मैं अपनी बता दूं तो आप भी भविष्य में भाग्य को मानना शुरू कर देंगे। अच्छा, क्योंकि कोई गुरुजी है आपका? गुरुजी तो मेरे कर्म ही है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि न मैं न मेरा परिवार, हम भारतीय जनता पार्टी के थे। मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ। हम समाज में लगे रहते थे, लेकिन पॉलिटिक्स, चुनाव लड़ना, ये सब ये मेरी फैमिली का भी कभी नहीं था। और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स में, वो भी मेरे को बहुत उन्होंने आगे बढ़ाया, मेरे फादर साहब ने, फिर मेरे ससुर साहब, और जो मेरी बाकी फैमिली के लोग हैं इधर से, हस्बैंड बहुत अच्छे, मतलब फ्रेंड की तरह है मेरे हस्बैंड। तो हर चीज़ में मेरा साथ देना, बल्कि मैं कहूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरे बारे में चिंता करना ये वो करते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स के लिए प्लानिंग उनकी भी नहीं थी। तो आज जहाँ पर हुआ कैसे? अब ये तो एक लंबी स्टोरी है, बताइए ना। देखिए, मेरी फैमिली भारतीय जनता पार्टी की डेडली सपोर्टर है। हम कभी से इस विचारधारा को मानते हैं, दोनों साइड से, मायका साइड भी और मेरे ससुराल पक्ष भी। जब मेरी शादी हुई तो मैं टीचर थी, मैं केंद्रीय विद्यालय में थी, जॉब ट्रांसफरेबल थी, बेटी हो गई, जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि घर से कोई साथ नहीं जा सकता था, बेटी को वहाँ रखने की कोई संभावना नहीं थी, तो जॉब छोड़नी पड़ी। हस्बैंड के बिज़नेस को ज्वाइन किया। जब बिज़नेस ज्वाइन किया तो एक स्टेज ऐसे आई, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के काफ़ी मूवमेंट ज्वाइंट होते हैं। तो जैसे जनक सेतु वाला हुआ था, राम सेतु वाला कार्यक्रम हुआ, वो एक समाज का मूवमेंट था जिसमें सभी दलों ने मिलकर काम किया, समाज भी मिलकर आया। जब ये हुआ कि राम सेतु है ही नहीं, एफिडेविट दे दिया गया, तो बहुत सारी बातें ऐसी रही कि समाज के बहुत लोगों ने सोचा कि मिलकर काम करें। तो वहाँ मैं भाजपा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आई, मैं भाजपा के में। अब यहाँ होते होते पता नहीं कब भारतीय जनता पार्टी आपका में। मेंटर कौन थे भारतीय जनता पार्टी में? किसका हाथ पकड़ के आप यहाँ तक आए? मेरी मेंटर कोई तो रहा भाग्य होगा। होता है ना। नहीं, भाग्य का आगे कोई इंसान होता है। इतना आसान नहीं है दिल्ली जैसे शहर में एक टिकट मिलना, जीतना। और देखिए मैं बताती हूँ, 2008 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव था। पार्टी ने ऑल ऑफ सडन एक डिसीजन लिया, पार्टी पॉलिसीज बनाती है कि कोई भी जो सिटिंग काउंसलर होगा उसको हम टिकट नहीं देंगे, और डिलिमिटेशन हो गया 2008 में। जब डिलिमिटेशन हुआ तो मटियाला विधानसभा नई बन गई। धर्मदेव जी जो मेरे पुराने विधायक थे, जो 2 बार से जीत रहे थे, वो उनका अपना एरिया पालम में चला गया। भाग्य कैसे होता है? यही भाग्य है, वरना वो यहाँ होते, सिटिंग होते, अच्छे नेता थे, बढ़िया काम करते थे, तो वो टिकट भी ले जाते, जीत भी जाते। लेकिन अचानक से मैं जिले में उपाध्यक्ष बनी, काम करते करते। इधर से पार्टी ने जब डिलिमिटेशन के बाद ये जब नई सीट बनी तो पार्टी ने कहा नया कार्यकर्ता चाहिए। जब नया कार्यकर्ता चाहिए तो एक ये भी बात आई कि विमेंस कितनी, क्योंकि हमेशा इस बात का सवाल होता है। मेरा एक कम्बिनेशन था, मैं गांव को बिलोंग करती हूँ और शहर को भी हूँ, और मैं इसी क्षेत्र में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ, मेरा स्कूल यहाँ पर है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन, भाग्य यही होता है। हाँ, बट राइट प्लेस पे राइट व्यक्ति को राइट समय पर लेकर आना। बिल्कुल, बट वो भाग्य में एक भाग्यदाता भी होता है, मेंटर को। गुरु का नाम लेने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, दिक्कत नहीं है। मैं सोच नहीं पा रही हूँ, सच में बता रही हूँ मैं आपको।
क्योंकि अपने मेंटर को तो रिस्पेक्ट होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में ब्रीफ कर देती हूँ। ये हुआ कि टिकट नहीं होगी पुरानों की, मतलब पुराने तो थे ही नहीं, धर्मदेव जी उधर चले गए थे। अब बात आई कि मैंने टिकट मांगनी शुरू करी। आप यकीन करेंगे क्या, मेरी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, उस समय पे विजय गोयल जी, 2008 का बात कर रहे हैं, 2008 की बात, असेंबली इलेक्शन। आप इमोशनल इंसान हैं? डेफिनेटली कोई भी होता है। इलेक्शन हारने के बाद क्या आप रोए थे? मैंने इलेक्शन वाले दिन इस बात को असेस कर लिया था कि मैं इलेक्शन हार गई। आप इस बात को, मुझे नहीं पता कि आप यकीन करेंगे कि नहीं होंगे, नहीं है, जब मेरे यहाँ पे एसडीएम सुशील यादव जी थे, आज भी कहीं ना कहीं होंगे, हायर पोस्ट पे चले गए होंगे, कभी मिले तो पूछिएगा। काउंटिंग चल रही थी, मैं फर्स्ट राउंड से आगे थी और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी आज भी है मटियाला, 4.5 लाख वोट है। उस टाइम पे 2,35,000 वोट थी, दिल्ली की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मैंने चुनाव जब 1 नंबर बूथ से काउंटिंग हुई, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड चल रहे थे, मैं आगे चल रही थी। सुशील जी ने मुझे कहा, मैम बधाई आप चुनाव जीत गए। मैं कहा नहीं सुशील जी, मैं चुनाव हार गई। उन्होंने कहा आप हर राउंड में आगे चल रहे हो। मैं कहा मुझे पता है मैं हर राउंड में आगे चल रही हूँ, लेकिन तो भी मेरी असेसमेंट है कि मैं ये चुनाव हार गई। तो उस दिन शाम को क्या किए थे आपने? पहला चुनाव, दिल्ली असेंबली इलेक्शन का पहला टिकट, और फिर आप हार के वापस आए। फिल्म देखी। अच्छा, कौन सा मूवी? मूवी मुझे ध्यान नहीं, लेकिन हम दोनों ने कहा आज हम बहुत दिनों में फ्री हुए हैं, और हमने जो घर पे बैठे थे उनको कहा कि देखो 5 साल रोज़ 1 दिन गिनकर निकल जाएंगे और हमें एक्सपीरियंस आ गया और हम मेहनत करेंगे, तो प्लीज़ हमारे घर में कोई सैड शोक ना बात नहीं मनाएं। होनी चाहिए। हाँ, और हम दोनों, अगर आप नहीं जा रहे उठ के, तो हम दोनों जा रहे हैं, हम फिल्म देखेंगे और खाना बाहर खा के आएंगे। 16 साल बाद वो दिन वापस आए और अब जीते, और उससे भी बड़ा इलेक्शन जहां एक बहुत मजबूत विपक्ष था, और वापस कहूंगा बीजेपी में भी विपक्ष थे इस बार। अब माने या ना माने, चलिए क्या किए थे उस दिन शाम को जिस दिन आप जीते 16 साल बाद? वो रिवेंज अपने ली किस्मत से। किस्मत से रिवेंज तो कौन ले पाता है, किस्मत तो। खैर, क्या किया आपने उस दिन शाम को? उस दिन शाम को एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ और थैंक्स किया, और उस दिन ज़रूर आंसू आ गए, क्योंकि वो आप एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, आपको तब तक इमोशनल होना अलाउड ही नहीं होता जब तक आप कहीं पहुंचते नहीं हैं। तो उस दिन तो मेरी जंग शुरू हुई थी जिस दिन मैं चुनाव हारी थी, तो उस दिन तो मेरी आंखों में था कि मुझे मेहनत करनी है। आज खुशी के आंसू इसलिए थे कि लोगों ने मेरी मेहनत का फल मुझे दे दिया। अब मेरी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, और ये भी मांगा भगवान से कि भगवान मुझे शक्ति देना कि लोगों का विश्वास बना रहे। तो अब जीत कर जरूर आ सके। कमलजीत जी,
मैं बहुत उत्सुक हूँ समझने के लिए कि आपको कौन आइडेंटिफाई किया कि इसको आगे बढ़ाना है, टिकट देना है। वो इंसान कौन थे पार्टी में? अब सब चीज़ के लिए भला बुरा लोग मोदी जी का नाम लेते हैं, बट बीजेपी एक बहुत बड़ा पार्टी है। बहुत सारे इनविजिबल लोग काम करते हैं इस पार्टी में, जो जिसका हम कहते हैं कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में लगे हुए हैं। तो आपको कौन आइडेंटिफाई किया इस बार कि इनको टिकट देना चाहिए? टिकट इतना आसानी से नहीं मिलता है, पैसे, कांटेक्ट, पैरवी, बहुत सारी चीज़ चलता है। सो वो कौन से इंसान थे? भारतीय जनता पार्टी ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया वो एक सिस्टम था जिसकी इको में मुझे जगह मिली। कैसे मिली? आप कहें मैं आज तक मोदी जी से मिली हूँ? नहीं मिली हूँ। मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें प्रोग्राम में मिले। मिलना ये है कि हम बैठे और कुछ बात करें, इसे मिलना कहते हैं। मैं ऐसे नहीं मिली। आप कहें मैं अमित शाह जी से मिली हूँ? मैं नहीं मिली हूँ। मैं नड्डा जी से, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी, तो उनसे, क्योंकि वो दिल्ली में पहले भी थे, तो उनके साथ भी टिकट के लिए ऐसे नहीं मिली। अब आप कहेंगे कि कौन सी सिस्टम है? भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति फाइन नहीं करता है, एक सिस्टम चलता है, एक प्रोसेस। आपको पता था आपको टिकट मिल रहा है? अंदेशा था? अंदेशा था। आइडिया, यस। कारण क्योंकि पार्टी में जब नीचे से पूछे जाते हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक खूबसूरती है। 3 नामों पे चर्चा की जाती है और उन 3 में मैं थी। और नारी शक्ति वंदन का बहुत जोर था, शोर था, और मोदी जी के मुझे व्यक्तित्व पे भरोसा है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो नारी शक्ति वंदन लाए तो मुझे आप था। नारी शक्ति बार बार यूज़ कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत वर्ड है और मैं इसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस वर्ड का, पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स में। मालूम है क्यों? पॉलिटिक्स को आम तौर पे लोग समझते हैं कि इस ऐसे जगह है जहाँ सिर्फ ग्रीडी लोग होते हैं, लालची, बैकस्टैबिंग होती है। वहाँ एक औरत बहुत कंपैशनेट, काइंड बाय नेचर, कोई भी औरत, एक औरत का मतलब हम क्या समझते हैं? कंपैशनेट, काइंड, स्माइलिंग, फॉरगिविंग। बट आप जब पॉलिटिक्स में अभी आए हो, क्या आपको लगता है ये सब औरत का गुण लेके नेशनल पॉलिटिक्स का कट थ्रोट दुनिया में, जहां औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है, क्या वहां सरवाइव कर सकते हैं आप? देखिए, मैं इस बात को कैसे कह दूं? मैं तो जो मैं हूं वैसी ही रही, उन्हीं के बेस पे पार्टी ने लगातार काम दिया, आज हूं। आज भी अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ मानती हूँ तो यही मानती हूँ कि मैं सीधी बात करती हूँ, ये काम होगा, ये नहीं होगा। मेरा सवाल कुछ और था। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो औरत का बेसिक इंग्रेडिएंट कैरेक्टर का होता है बाय नेचर, कंपैशनेट, लविंग, केयरिंग, फॉरगिविंग, ये सारे उसे मजबूत बनाते हैं, कमजोर क्यों बनाएंगे? अभी तक। बट पॉलिटिक्स का मतलब आम आदमी क्या, सड़क पे जो नौकरी करता है वो क्या समझता है? पॉलिटिक्स का मतलब डर्टी पॉलिटिक्स, जहां किसका कौन कब पीछे से छोड़ा भूखेंगे किसी को मालूम नहीं है, और होता भी ऐसे। वहां ये सब गुण लेके क्या एक औरत सरवाइव कर सकता है? देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अलग बात कही। मुझे काइंड होना, मुझे स्माइलिंग होना, मुझे कोऑपरेटिव होना, ये मेरे एज ए लेडी, मेरे जन्मजात गुण समाज एक्सपेक्ट करता है और वो एक्सपेक्टेशन पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैं इसे स्टेबिंग तो नहीं कहूँगी कि हमें किसी को स्टेप करना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है क्लियर रहना क्या चाहिए। आपको क्लेवर होना पड़ता है रोजाना? कनिंग, क्लेवर, डिप्लोमेटिक? कनिंग, क्लेवर, बोथ आर वेरी डिफरेंट वर्ड। आप कनिंग नहीं, आपको क्लेवर होना पड़ता है। डिप्लोमेट 100% होना पड़ता है। क्या कनिंग को आप नेगेटिव मानते हैं पॉलिटिक्स में? कनिंग वर्ड अपने आप में एक, देखिए, दोनों वर्ड। सरकार चलाना बिना कनिंग का हो सकता है? मैं फिर वही कहूँगी, क्लेवरनेस और कनिंग दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्हीं चीज़ों को अगर आप श्रूड फीलिंग से करते हो तो मुझे लगता है कनिंग होते होंगे, लेकिन आप उन चीज़ों को इसलिए करते हैं, साफ तरीके से करते हैं, कह कर करते हैं, तो आप क्लेवर हैं। अब मान लीजिए कोई भी आदमी मेरे पास आता है किसी काम के लिए, मैं उसको ये कह सकती हूँ, हाँ मैं इस काम को देख रही हूँ और मैं कोशिश करूँ। जो राजनीति में होके
और पॉलिटिशियंस के साथ जो उनका बर्ताव, जो डीलिंग, क्या वो कंपैशनेट होके क्या पॉलिटिक्स हो सकता है? अगर आज आप चीफ मिनिस्टर बनते हैं और आपका ऑपोजिशन आप बन जाती है, क्या आपको आप कंपैशनेट होके, केयरिंग होके ऑपोजिशन को आप डील कर सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप पूछेंगे क्यों? जब मान लीजिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, मैं अपना मेयर से एग्जांपल देती हूँ, मैं एजम्पशन में क्यों जाऊँ, मैं तो आपको प्रैक्टिकल बताऊँगी। मैं मेयर रही हूँ और मेयर एज इक्वल टू, क्योंकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का चीफ है जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, तो मैं मेयर थी। मैंने 72 बीजेपी के पार्षद को डील किया, 18 आम आदमी की और 12 कांग्रेस की। मैंने 72 के लिए काम किया, लेकिन 18 और 12 की अलग अलग मीटिंग लेकर उनको ये कहा कि हाउस में हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपकी जनता की भलाई की कोई फाइल अटकनी नहीं चाहिए। अगर कहीं अटकती है तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपके साथ हूँ। जनता ने आप पे भरोसा किया है काम करने के लिए। तो हमारी लड़ाई सदन की है, मुद्दों को लेकर हो सकती है, लेकिन जनता की भलाई में आपको कभी कोई दिक्कत हमारी तरफ से नहीं आएगी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, आयुष्मान भारत का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, दिल्ली में सम्मान किसान निधि का मैंने आपको बताया, मैंने सारे उदाहरण दिए। स्टेट के लिए कहाँ फ़र्क किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? स्टेट ही ना ले तो वो क्या करें? तो जो आपने कहा है वो सेंटर की, अगर आप देखेंगे पूरी नीति को, तो कहीं सेंटर डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। उज्ज्वला योजना कौन से स्टेट में कितनी जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किस व्यक्ति को, किस जाति को, किस धर्म को मिल रही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो जब हम एक स्टेज पर पहुंचते हैं, भाजपा हमेशा से सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करती है। जब आप एमपी बने 2 महीने पहले, बहुत तेज खबर था कि आपको कैबिनेट में लिया जाएगा। चैनल्स में भी ये खबर चलने लगे, मेरा पास भी अंदर का खबर ये था कि आप बन रहे, पद नहीं मिला। बुरा लगा? नहीं। अब आप इस बात को कैसे भी ले लें, लेकिन अगर मैं दिल खोल के दिखा सकती तो चलिए, बुरा नहीं लगा, दुखी हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? आप समझिए, मेरे लिए एमपी बनना मेरा सपना पूरा होने वाला था। बट वो तो टीवी में, ड्राइंग रूम में बैठ के जब कोई देखता है नया एमपी की खबर चल रहे, चैनलों में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है और उसके बाद नहीं बनाया जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है? जो मैंने चाहा, मैंने क्या चाहा कि मुझे पार्टी में एक वो प्लेटफॉर्म मिले कि मैं जनता की भलाई के लिए जो सोच पा रही हूँ उसको करने का मुझे मौका मिल जाए। कितना कर पाऊँगी कितना नहीं, मैं आज भी नहीं कह पा रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गई। उन 543 लोगों में आपकी गिनती हो रही है। अब मेरा मन तो ये है, मैं, अगर आप एरिया में भी पूछेंगे, मुझसे मन से पूछेंगे, मैं सिर्फ आज भगवान से इतनी शक्ति मांग रही हूँ कि मेरे लोगों का विश्वास मुझसे हिले नहीं। एमपी बन गई, अब मिनिस्टर ना मिनिस्टर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेरा काम मुझे मिल गया कि मुझे 5 साल क्या करने हैं, और मेरी सेंटर में सरकार आ गई, यानी जो मैं काम कराना चाहूँगी मेरे लोग वहाँ बैठे हैं।
तो मेरी खुशी, मैं आपको जब कह रही हूँ तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। मुझे कोई बीपी, कोई शुगर, कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इतना नहीं सोचती मैं। ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, मैं दिल्ली में हूँ, मेरा साथ है कमलजीत शेरावत, बीजेपी का न्यू जनरेशन यंग ब्रिगेड नेता, जो हाल फिलहाल में 2 लाख वोटों से वेस्ट दिल्ली से लोकसभा इलेक्शन जीती है। सीधा सवाल और बिंदास जवाब, बीजेपी को हिंदुओं को क्यों समझाना पड़ रहा है कि हमें वोट दो? भारत एक ऐसा देश है जिसमें अलग अलग धर्म हैं, लेकिन खूबसूरती यह है कि सबके लिए जगह है। और कोई भी चुनाव कभी धर्म के नाम पर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम क्षेत्र में काम करते हैं, कोई सड़क किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, कोई कम्युनिटी हॉल किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, कोई ट्रेन नहीं हो सकती, कोई बस अड्डा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अलग सा सिचुएशन देश के अंदर बनती जा रही है। अगर मैं कहूँ कि चुनाव विकास के नाम पर होना चाहिए, मैं इस चुनाव की बात करती हूँ। चुनाव टोटली जो डेवलपमेंट के काम हुए उनके ऊपर हुआ। 400 पार हम अपने काम के नाम पर बात कर रहे थे, हमने विकास किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में अनेक ऐसे काम किए जो सपना था, उन सपनों में 370-35 से भी थी, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर भी था। अगर राम मंदिर था तो ट्रिपल तलाक भी था। तो अनेक ऐसे मुद्दे थे जो भारत में होना चाहिए था। कमलजीत जी, धर्म आप के नाम पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि बीजेपी से कोई ये कह रहे हैं धर्म का नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे है तो 4 दिन पहले यूपी गवर्नमेंट, जो बीजेपी का सरकार है जिसमें, वो क्यों ये कह रहे हैं कि हर दुकान के बाहर हिंदू हो या मुस्लिम, तुम्हारा दुकान में कौन काम करता है उसका नाम लिखना चाहिए? ये यूपी गवर्नमेंट ने आज, हालांकि इस बात पर बात करना ठीक नहीं है क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, तो मुझे लगता है कि ये बट आप ये नया जनरेशन का आप जो हो, इतना उदारवादी हो। मेरा इसमें ये कहना है कि यूपी में एक गांव की बात करें तो उस गांव में 500 की मान लो आबादी थी, तो उसमें मुस्लिम आबादी थी। और वहाँ पे अगर उज्ज्वला योजना की बात करूँ तो 70% लोगों को उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, इन सब का लाभ मिला था, लेकिन वहाँ वोट नहीं आई। तो ये कौन कर रहा है ये बात? विकास के नाम पर तो वोट आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जिन घरों में चूल्हा था इतने सालों से, वहाँ गैस आ गई। जिन घर के सदस्यों को, खासकर महिलाओं को बाहर जाना पड़ रहा था, वहाँ पर शौचालय सरकार ने बना दिया। मदरसों में आप धार्मिक पढ़ाई करें, ठीक है, लेकिन आपको टैबलेट, लैपटॉप भी मिले, आपको दूसरी एजुकेशन भी मिले, सरकार ने कर दिया। ट्रिपल तलाक हटा दिया। तो ये इतना करने के बाद तो विकास पर वोट मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली तो तकलीफ तो होगी ना। तो लेकिन आगे भी आप कहोगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, वो उनका स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ही बात कही है कि जब मैं काम करता हूँ या योजना बनाता हूँ तो मेरे मन में एक ही चेहरा होता है, सिर्फ एक, और वो है भारतीय। तो इसलिए वो काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पिछले 50 साल से लोग चलते हैं इस समय पे इस नियम का, क्योंकि कोर्ट है, मैं एग्जाम्पल कोर्ट नहीं करना चाहूँगी, इसके पीछे कारण हुआ है। जो ढाबे में हिंदू नाम से ढाबा था या जो भी रेस्टोरेंट था, और उसमें जिस तरह से एक्टिविटी सामने आई, वो किसी भी धर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है, धर्म का मैटर नहीं था। लेकिन वो क्यों किया ये भी तो समझिए ना,
क्यों किया जा रहा था वहाँ पे ऐसा? किसी के खाने में आप कुछ भी मिला दें, किसी भी धर्म में एक्सेप्टेबल है क्या? किसी में भी नहीं है। और स्पेशली जब कावड़ की बात आती है तो वो एक ऐसा पवित्र होता है, कोई हज पर जा रहा है, कोई कितना पवित्र वो काम हो रहा होता है, उसमें उसकी पवित्रता को भंग करने के लिए कोई भी काम किसी भी धर्म का हो नहीं होना चाहिए। और अगर कोई कोशिश करता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि वो फिर व्यक्ति अपने जिम्मे पे उस काम को करे। तो कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता है। ये देश का दुर्भाग्य है। एक लेवल पे हमें मान लेना होगा। ये देश का दुर्भाग्य है। कुछ लोग करने नहीं दे रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वंदे मातरम पर हम खड़े नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कौन है? कांग्रेस। अब वो कुछ लोग जो कांग्रेस है, जिनको मोदी जी का एक नारा था 2014 में, जिसके ऊपर उन्होंने देश को समझाया था और सफल हुए थे, कांग्रेस मुक्त भारत। वापस आ गए कांग्रेस 2024 में, 10 साल बाद 100 सीट लेके। मुक्त तो हुए ही नहीं, तो कहीं ना कहीं देश का लोग आपका मैसेजिंग नहीं समझ पा रहे। मानते इस चीज को? जो पार्टी एक छत्र थी, सामने कोई पार्टी ही नहीं थी, आज 99 पे खड़ी है, 3 बार मिलकर 240 सीट नहीं ला पाई। तो अगर आपको लगता है खड़ी हो गई तो ये भी हैरानी वाली बात है। मेरा पास खबर है, अब उड़ती हुई खबर आप कहेंगे, बट खबर ये है, पक्की खबर, कि पार्टी ये सोच रहे, एक हारा हुआ स्टेट हरियाणा, जहां सामने इलेक्शन है, जहां सरकार थी इतना साल, 10 साल से है अभी भी है, बट वो थी, हो चुका है, काफ़ी बुलंद है कांग्रेस, वहाँ आपको भेजा जा रहा है जाट कम्युनिटी को समझाने के लिए कि पार्टी में वापस आओ। मैं एक जाट नेता हूँ और मैं बहुत हरियाणा बुलंद की बेटी हूँ। हाँ, और बहुत बुलंद जाट हरियाणा नेता की, है। मेरा जो पेरेंट्स हरियाणा को बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली मेरी पार्टी भेजेगी। ये तो मेरे सौभाग्य की बात होगी। पार्टी ना भी भेजे, क्योंकि मैं दिल्ली से सांसद हूँ, दिल्ली में कोई काम मेरे पास हो तो भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो क्या चीज़, 3 चीज़ आप जाट कम्युनिटी के लिए समझाएंगे अगर आपको कैंपेनिंग करने के लिए पार्टी भेजते हैं, सामने इलेक्शन है, तो क्या चीज़ आप समझाएंगे वापसी के लिए? देखिए, 3 बातें हैं जो हरियाणा में जाकर मुझे लगता है कि बात करने से है। किसान आंदोलन के दौरान बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाए गए, एमएसपी को लेकर, ज़मीन के ऊपर बड़ी कंपनियां उसको अपना कर लेंगी, आपको देंगी नहीं। सरकार ने समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब ये लगा कि नहीं समझ रहे, तो सरकार ने ये कहते हुए कि इसलिए वापस नहीं कर रहे, कानून गलत था, इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। सरकार होते हुए भी अपने लोगों के लिए इतना सोचना बहुत बड़ी बात है। आज पहली सरकारों की तरह नौकरी लगने के लिए हरियाणा में पैसा नहीं देना पड़ता, मेरिट के ऊपर बच्चों का सिलेक्शन होता है। तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उसने युवा, किसान, महिला, गरीब, इन चारों को सेंट्रिक करके अनेक नीतियां बनाई हैं।
आज नीरज चोपड़ा जी जो हमारे हरियाणा को बिलोंग करते हैं, 5 करोड़ से अधिक का उनके ऊपर सरकार ने पूरा किया स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, वहाँ के किसानों को मदद करने के लिए, जो हमारे एक्सप्रेस वे निकले हरियाणा से, जो गुड़गांवा की तरफ कमल जी समझते ये हैं, सब बताने के लिए समझते हैं जाट एज अ कम्युनिटी जिद्दी, सेंटिमेंटल, अभिमानी है। कहीं ना कहीं ये सब कह के वो अभिमान को क्या आप वापस ला पाएंगे? कुछ तो और कहना होगा। ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा और आप एक बहुत बड़ा जाट फेस है। आपने कहा जाट, बिल्कुल आपने सही बात की। मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में जानती हूँ। मेरी कम्युनिटी की बहुत सीधी सीधी सी चीज़ें होती हैं। अब पिछली बार की बात को कहोगे और आप इस बार कह रहे हो, देखिए कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ये आता है कि इस पार्टी का सीएम होना चाहिए, कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं रही। पहले भी, पहले भजन लाल जी थे, अब काफ़ी दिनों से उनके वहाँ पर हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। लेकिन अगर उनकी पार्टी में देखें, शैलजा जी का, वहाँ पे भी तंवर साहब छोड़कर चले गए। अनेक झगड़े हैं। अगर आप कास्ट के ऊपर बात करें तो एक अलग बात हो सकती है कि भाई वो कहें कि भाई जाट सीएम, क्योंकि जाट सीएम की कोई बात नहीं होती है। मैं काम के ऊपर बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि जाट व्यक्ति इस बात को नहीं समझेगा कि देश में कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से सरकार ने देश और स्टेट के सवाल देश का नहीं है, सवाल स्टेट के साथ भी कुछ गलत नहीं किया है। स्टेट के लिए भी काम, सरकार ने वहाँ ऐसे कोई हालात पैदा नहीं किए। उन्होंने इस बात को बर्दाश्त किया कि दिल्ली डिस्टर्ब रही बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक, उस बात को किया। तो मुझे लगता है कि आज वो स्थिति भ्रम वाली नहीं होनी चाहिए। और जब मैं अपने लोगों के बीच में जाकर बात करूंगी कि जाट का ऐसा क्या बुरा कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कोई कारण नहीं है। मैं अगर कोई ऐसी बात मेरी कम्युनिटी के साथ हुई होती, मैं पार्टी की पदाधिकारी हूँ लेकिन कम्युनिटी के बाद नाते उस बात को भी तो महसूस करती। कोई ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा कि एक जाट की अस्मिता को कोई जरा सा भी खरोंच डाली गई हो, या जाट के लिए कोई अवसर में कम किया गया हो, या जाट के लिए कोई ऐसी बात कही गई हो। तो ये जो भ्रम फैलाने वाली बात है, इसको जरूर दूर करने की बात है। और समय रहते इसके ऊपर हम सब जो उस कम्युनिटी के लोग बाकी जगह पर हैं, अपने लोगों से जाकर बात करेंगे। हम आम आदमी, क्या हम ऐसे अक्सर नहीं सोचते हैं कि एक संसद, एक दूर का तारा, हमसे ही कोई बना है, बट बनने के बाद हमसे दूर चले गए? अक्सर हम ऐसे सोचते हैं ना। अगला 5 मिनट रहिए मेरे साथ। आप खुद जज कीजिए कमलजीत शेरावत कैसे है वो। कमलजीत जी, पूरा प्रोग्राम में मैंने आपको कमलजीत जी बोलने लगा, कहीं ना कहीं मन कह रहा है कमलजीत बोलूं, इजाज़त है? बोलिए ना। अभी भी आप किचन में जाके रोटी पकाते हैं, बनाते खुद अपने हाथों से, या समय नहीं मिलता है? नहीं, समय कम जरूर हो गया है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि आज इस सब्जी के साथ करारी रोटी हो, तो चाय अपनी पसंद की हो, तो मैं ऐसा तो नहीं पूरा काम कर पाती हूँ।
या कभी बच्चे कोई ख़ास चीज़ मांग ले और थोड़ा सा टाइम हो तो उस रोल को निभाने के लिए कोशिश कर लेती हूँ काम। फेवरेट डिश कौन सा है जो आप अच्छा बना लेती है? कुकिंग मेरी ठीक ठाक है, मतलब किसी को खा के पछताना पड़े ऐसी नहीं है, लेकिन अगर आप पूछे तो मैं कढ़ी अच्छी बनाती हूँ। कढ़ी पकौड़ा? हाँ बिल्कुल, कढ़ी पकौड़ा ट्राई करता हूँ। आपको कितना खाना बनाने आता है? ऐसे नहीं कि मुझे आता है। कढ़ी पकौड़े में मेथी डाला जाता है, कब? बनने का समय या बनने के बाद? देखिए मेरा स्टाइल ये है कि मैं पहले लस्सी में जो बेसन वगैरह है उसको उबाल के मैं उसका तड़का अलग लगाती हूँ। तो जब मैं तड़का अलग लगाती हूँ तो घी गरम करके, क्योंकि देसी घी का अलग ही टेस्ट होता है, तो मैं मेथी को थोड़ा सा कूट के उसको हल्का सा दरदरा करके तब मैं डालती हूँ घी में। मेथी का आप कहिए टॉस करती हूँ, छोंक लगाती हूँ, कड़ी पत्ता बाद में डालती हूँ। तो ये अपना अपना स्टाइल है। तो मुझे लगता है कि कढ़ी बनाते वक्त अगर कढ़ी में जो बेसन का घोल है उसको पूरा उबाल के प्रिपेयर करके फिर उसका अगर तड़का मेथी का लगाया जाए तो उसका टेस्ट ज़्यादा आता है। आपका सुबह कैसे शुरू होती है? क्या किचन से या ड्रेसिंग टेबल से? अखबार से। अब पार्लियामेंट आज के दिन में एक तरह से, आज के दिन में मतलब कुछ सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि सारे लोग इतना अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, एक फैशन पैरेड जैसे हो गया है ना। तो आपके लिए कपड़े कौन चुनते हैं हर दिन सुबह की, कौन सा कलर या कौन सा पैटर्न पहनना है? देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो इस पोजीशन पे है तो हम बहुत सी चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। जैसे आपने एज्यूम कर लिया कुर्ती का कलर और ये सब, ये मेरे साथ वाली दुकान से मैंने ली है, बिल्कुल साथ वाली 400 रुपये का सूट है जो मैं पहन कर बैठी हूँ, कोई डिज़ाइनर नहीं है। तो लेकिन कई बार हम स्टाइल को स्टेटमेंटशिप से जोड़ लेते हैं, तो वही होता है हम लोगों के साथ। कहीं कुछ अलग नहीं होते, साधारण होते हैं, लेकिन जो होता है सबको लगता है पता नहीं कुछ अलग किया होगा। तो बिल्कुल साथ वाली, जैसे आप अगली दुकान पे जाएंगे वो सूटों की दुकान है, वहाँ पे मिल जाए। मोदी जी ये सबको सिखाया पहले दफ़ा कि प्राइम मिनिस्टर हो तो ऐसे, देखिए कपड़े ऐसे पहनना चाहिए। खुद को कैरी करना कभी गलत नहीं है ना, कैरी करना, और इसके साथ कैरिंग में कपड़े एक बहुत अहम हिस्सा है। उनका पहले जितना भी प्राइम मिनिस्टर थे वो इतना सच धज के सामने नहीं आते थे और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। देखिए मोदी जी ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मैं बचपन से ही साफ सुथरे कपड़े प्रेस के करने की मुझे आदत है। तो ये कैरी करना इसलिए है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो एक व्यक्ति का एक ओरा भी होता है। तो उनका एक ओरा है कि वो जब पहनते हैं चीज़ों को तो वो स्टाइल बन जाता है। कमलजीत, एक राज का बात बताइए, इतना स्लिम फिट खूबसूरत, चलिए मैं आपका एज नहीं पूछूंगा, मगर मुझे ऐसा लगता है आप 40 से ज़्यादा नहीं। कैसे आप इतना खूबसूरत, आपका स्किन भी ग्लो कर रहा है। आपने कॉन्ट्राडिक्टरी बातें क्या दी, आपने कहा स्लिम और फिट, मेरे लिए कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है
वैसे नहीं होती हैं। मैं स्लिम नहीं हूँ, हाँ फिट हूँ। फिट में कोई क्वेश्चन नहीं है और फिट में कोई बीमारी नहीं है, रूटीन ठीक है। और स्किन भी कैसे जमीन ग्लो को कर छू रहा है? लेती क्या हूँ। घरेलू नुस्खा कुछ है? कहाँ टाइम मिलता है राजन जी, मतलब ये सब तो बहुत पुरानी बातें हो गई। गाड़ी में ही कोई क्रीम, अब अगर मैं अपनी कहूँ तो ओले की एक क्रीम है, आप देखेंगे मेरी गाड़ी की सीट पर अभी भी सामने रखी होगी, तो नहा धो के भाग के निकले, लगाई और चले गए। तो ये तो आप लोगों के जो अपनापन है उसकी चमक कह सकते हो आपकी आंखों में, वरना हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। समय के साथ, उम्र के साथ, और पर्टिकुलरली जिस प्रोफेशन में आप हो, दोस्त कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, मानते हैं आप? अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते थे, दोस्ती शायद बना रहता था। क्या अभी भी कोई पुराने दोस्त है जो कि इतना करीब है आपका, जिसके साथ खुल के आप बात कर सकते हैं? देखिए, जो आपको जज नहीं करेगा, जो बाहर जाके वो सारी इनर फीलिंग्स किसी को कभी नहीं कहेंगे? आपने जो बात कही ना, मैं इसमें सोशल मीडिया का बहुत थैंक्स करती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप होने से, मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की एलुमनाई हूँ, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है। मेरे बैच का ग्रुप बना हुआ है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स मेरे टच में हैं। ये सोशल मीडिया से हो पाया। बट वो नजरिया बदल जाते हैं नहीं बदलता, कि ये फ्रेंड्स के साथ नहीं अभी ये बदलता। एमपी बन गया, पता नहीं कभी फ़ोन नहीं उठाएगा तो लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं। देखो इम्पोर्टेंट कितना बन गए कि फ़ोन भी नहीं उठा रहे। दूरिया तो बन ही जाता है। देखिए, वो फ्रेंड्स का जो सर्कल है ना, उसमें कभी ये बातें आती ही नहीं है। मैं अब जैसे मेरा इलेक्शन था, मेरे सारे फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी स्कूलिंग भी इसी लोकसभा से हुई है, जनकपुरी से। पहले मैंने प्राइमरी स्कूल मेरा उत्तर नगर में कमल पब्लिक स्कूल रहा, फिर मेरा जनकपुरी में गवर्नमेंट स्कूल रहा, फिर मेरा दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज रहा। आप यकीन करेंगे कोई एक फ्रेंड बताइए ना जो आपका सबसे करीब हो। देखिए, मेरी फ्रेंड है कंचन, मतलब हम 4 लड़कियां थी, हम चारों का ग्रुप था, आज भी है। और ये स्कूल में? स्कूल में आज भी हम नज़दीकी रहते हैं, तो मिलना, क्योंकि वो भी जॉब में है, मैं भी हूँ। तरुणा है मेरी दूसरी फ्रेंड, वो भी टीचिंग जॉब में है, वो भी टीचिंग में है, मैं भी टीचिंग में थी, 4th फ्रेंड भी टीचर है, तो हम 4 का ग्रुप रहा, आज भी है। तो टाइम जरूर कम हो गया, लेकिन जब मिलते हैं ना तो डिफरेंस नहीं होता, उसी तू से बात शुरू होती है और उसी तू पे ख़त्म होती है, और वो सारी चीज़ें कहीं है ही नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है सोशल मीडिया ने फ्रेंडशिप को बहुत लाइव कर दिया। क्या हो सकता है राजनीति में एक पार्टी में रह के भी कोई दोस्त हो सकता है? क्योंकि हर इंसान कंपेटिटिव है। देखिए, आप, मुझे लगता है राजनीति को, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या अलग मानते हैं। हम लोग लाइव होते हैं, ह्यूमन रिलेशन में विश्वास करते हैं, हर चीज़ में कट थ्रो कंपटीशन नहीं होता। सबके अपने अलग एरिया हैं, अपना अलग काम करने का स्टाइल है, अलग अलग सबका एस्टेब्लिश होने का एक ग्रुप है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं वेस्ट दिल्ली में तो एस्टेब्लिश होंगी ना। अब मेरा कोई भी साथी है जो नई दिल्ली से है, मान लीजिए हम सातों सांसद ही हैं, हमारा बहुत अच्छा आपस में रिलेशन है, कोई कट थ्रो कंपटीशन ही नहीं है। पिछले बर्थडे में हस्बैंड ने क्या गिफ्ट किया था आपको? मेरे हस्बैंड गिफ्ट करते भी नहीं? नहीं, वो, मैं गिफ्ट लेती नहीं हूँ। अच्छा। वो बहुत, और वो बहुत क्यों admirable ऐसे? हैं। वो हमेशा देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक ज्वेलरी शॉप पे थे, तो जो ज्वेलरी शॉप का ऑनर है ना, वो हस्बैंड को समझाने लगा कि देखिए ना सर, ये कितनी अच्छी चीज़ है ये। उन्होंने कहा मैं इसके लिए कुछ भी ले सकता हूँ, आप इसे समझाओ कि अपने लिए ले ले, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ, तो उस वजह से मेरे पास है भी नहीं, मैं लेती भी नहीं हूँ। गिफ्ट तो ज्वेलरी का आगे भी हो सकता है। जरूरत नहीं होती है। मैं, हस्बैंड ने मुझे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे फ़ोन की ज़रूरत थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी, उन्हें लगा कि मुझे कौन सा चाहिए। साल का बात कर रहे हो? लास्ट ईयर। तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे हाथ में जो होता है मेरा काम सबसे चलता है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे फ़ोन में, तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया। मुझे ज़रूरत नहीं थी पर उन्होंने दिया। तो आपने पूछा क्या दिया, तो उन्होंने खुद ही असेस कर लिया कि मुझे क्या देना चाहिए। उन्होंने कहा फ़ोन, मैंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, बट उन्होंने मुझे दे ही दिया। तो वो ध्यान रखते हैं। अक्सर देखा जाता है, अगर आदमी है पॉलिटिशियन
इम्पॉर्टेंट पोजीशन में, तो उनका वाइफ उनको किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं आइडियोलॉजिकली, डिसीजन मेकिंग में। देखिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए बहुत, मैं आज जहाँ कुछ हूँ वो उनकी वजह से हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैं फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ। जैसे ही मैं मेयर बनी उन्होंने मुझे एक बात कहा कि देखिए डिसीजंस आपके होंगे, मैं राय दूंगा, लेकिन मैं पिक्चर में नहीं हूँ, तुम डील कर रही हो, तो तुम्हें देखना है तुम्हें क्या डिसीजन लेना है। मैं कभी इस बात का बुरा नहीं मानूंगा कि तुमने मेरी राय के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लिया। मैं जैसा समझूंगा किसी भी चीज़ को, सिनेरियो को, पर्सन को, सिचुएशन को, मैं तुम्हें कोशिश करूंगा अपनी बताने की, लेकिन डिसीजन तुम्हारे होंगे। और कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचना कि मैंने क्या कहा था। कमलजीत जी, ये पूरा बातचीत में मुझे एक सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगा कि आप वो रेयर फ्यू पॉलिटिशियंस है जिनसे मैं मिलता हूँ जो उदारवादी है। उस सिलसिले में मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या आप अरविंद केजरीवाल को उनका ये हक देना चाहेंगे कि एक पार्टी को खड़ा करके जिता पाए मात्र 2 साल के अंदर, जो एक अनोखा फीट है, एक ज़बरदस्त फीट है इंडियन पॉलिटिक्स में। बीजेपी 50 साल में जो कर पाया वो इंसान 2 साल में कर पाए। क्या ये क्रेडिट आप उनको देंगे? मैं केजरीवाल जी के ग्रुप को इसका क्रेडिट दूंगी, क्योंकि केजरीवाल जी उस समय कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा। अचानक निर्भया का कांड हुआ था 2012 में, देश के अंदर एक लहर थी, जो लोग बैठे हैं उस सिस्टम के खिलाफ, क्योंकि वास्तव में नींद नहीं आई थी। बिल्कुल कोई बात नहीं, बट उस लहर को क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं भुना पाया? उस लहर को बीजेपी ने नहीं भुना पाया? कोई और एक शख्स उसको सामने ला पाए और एक पार्टी खड़ा करके 2 साल के अंदर? ये जबरदस्त चीज है, इंडिया में कभी नहीं हुई। उन्होंने एज अ पार्टी सिचुएशन को नहीं बुनाया, उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति जो कहा था कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, उन्होंने कहा था मैं ये सब नहीं करूंगा, उस व्यक्ति ने एक ग्रुप के सहारे उन चीज़ों को बुनाया। और फिर जब वो राजनीति में आए, आज की बात करूं, आप कहेंगे आज डेवलपमेंट के मुद्दे पर केजरीवाल जी हैं? नहीं है, फ्री बीज पर हैं। लेकिन मैं उन 2 सालों में उनकी कही हुई बातों को मैं ज़रूर कहूँगी एज एन इंडिविजुअल, लेकिन जिस दिन उन्होंने पॉलिटिक्स में आके अपनी कही हुई बातों से रिवर्स एक्ट करना शुरू किया, उस दिन वो एक आम पॉलिटिशियन से बहुत नीचे चले गए। और इसीलिए आज जो व्यक्ति उनके साथ उस समय खड़े थे, बहुत आशुतोष जी मीडिया के कितने बड़े चेहरे थे, कुमार विश्वास कितना बड़ा चेहरा थे, योगेंद्र जी, प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी जी, अनेकों लोग उनके साथ खड़े थे, अन्ना हजारे जी उनके साथ खड़े थे। तो वो जो मूवमेंट उन्होंने बुनाई, वो पॉलिटिकल पार्टी के नाते नहीं बुनाई, हम उस दिन भी पॉलिटिकल थे। उस मूवमेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी खड़े थे, क्योंकि वो समाज न्याय मांग रहा था। तो बहुत ही क्लेवरली उन्होंने सिचुएशन को, हाँ वो श्रूड पॉलिटिशियन है,
ये मैं जरूर मान। कमलजीत जी, आप धीरे धीरे मीडिया का डार्लिंग बनते जा रहे हैं, है ना? लोग खींचे आ रहे हैं आपके तरफ, अच्छी बातें कर लेते हैं आप, खुशकिस्मती। है ना? अच्छी बातें कर लेते हैं आप, बड़ा प्यार से घुल मिल लेते हैं आप मीडिया के साथ। हर इंसान नहीं कर पाते, बट एक बात मैं कहूँ, मानते हैं आप, मीडिया एक डबल एजेड सोर्ड है। ये आज से नहीं, जब से फ्री मीडिया था तब से मीडिया एक डबल एजेड सोर्ड है। मीडिया के बगैर आप पब्लिक फिगर नहीं बन सकते। चाहिए को दोस्ती करो तो कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, पता नहीं कब पीछे से वार कर देंगे। कोई स्ट्रैटेजी बनाए कैसे मीडिया को हैंडल करना है, सामने लंबा रास्ता है। मुझे ये भी नहीं लगता है, रीज़न है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो कंफर्म होती है, चाहे वो किसी फैक्ट के बारे में हो, काम के बारे में हो, या मेरी थॉट के बारे में हो, मैं उसी पर बात करती हूँ। मुझे मीडिया में रहने का बहुत शौक़ नहीं है, लेकिन जितनी मेरी फील्ड की ज़रूरत है मैं उतना रहना चाहती हूँ। कोई भी मीडिया का पर्सन अगर मुझसे पूछता है, मैं उनसे साफ मन से ही बात करती हूँ, और जो मैं कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, वही मैं बताती हूँ।